14 अप्रैल 2024 की सुबह ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। ये 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक का पलटवार था, जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसी के साथ ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ चुकी है, जो पिछले 45 सालों से पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी। ईरान की अगुवाई में तमाम शिया देश और मलेशियाई ग्रुप इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं लड़ाई का। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल के बीच 45 साल पहले प्रॉक्सी वॉर कैसे शुरू हुई, और अब ईरान ने सीधे तौर पर जंग क्यों शुरू कर दी है, और मिडल ईस्ट में आगे क्या सिनेरियो बन रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि अब इजराइल क्या कदम उठाएगा। आज इस पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कुछ भी मैं लाऊं वो आप तक समय से पहुंच सके और आप अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकवर और मेरा नाम है रोहित कौशिक। हिस्ट्री शुरुआत इतिहास से करते हैं। ईरान और इजराइल 31 साल पक्के दोस्त रहे हैं। 14 मई 1948 यानी 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया यहूदी देश बना। उस समय ईरान शुरुआती तौर पर एक इस्लामिक देश था, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1948 में अरब देशों ने इजराइल से जंग शुरू कर दी। ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना और इजराइल की जीत के बाद उसने इजराइल के साथ संबंध भी स्थापित किए। ईरान में शाह महमूद रजा पहलवी के शासनकाल में दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। उस दौर में ईरान पश्चिमी एशिया में सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच आयात निर्यात भी होता था, यानी अच्छा खासा लेन देन था। इजराइल हथियारों, टेक्नोलॉजी और कृषि उपज के जो सामान थे उसके बदले ईरान से 40% तेल का आयात करता था। दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिला करती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब रिश्ते इतने अच्छे थे तो फिर सब कुछ कैसे खत्म हो गया। हाउ इजराइल एंड ईरान बिकम एनिमीज। कारण है ईरान में इस्लामिक राष्ट्र की मांग। दरअसल 1960 के दशक में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग जोरों से उठा रहे थे। लिहाजा ईरान के शाह ने 1964 में खुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। खुमैनी ने देश छोड़कर इराक में पनाह ले ली और इराक में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत कर दी। खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे। समय के साथ खुमैनी को ईरानी आवाम का साथ मिलना शुरू हो गया और 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उन्हें देश छोड़कर उस समय भागना पड़ा। इसी के साथ ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हो गई और शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी सरकार ने यहूदी देश इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। तेहरान में स्थित इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथों में सौंप दिया गया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना एक हथियार बना लिया। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम से आर्म्ड ग्रुप का एक नेटवर्क तैयार किया। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक अहम भूमिका में थे। इसमें फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में यहूती, इराक और सीरिया में तमाम शिया आर्म्ड समूह मौजूद थे। देखा जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट 2 तरह के देशों में बंट चुका था। पहले शिया बहुल और दूसरी तरफ सुन्नी बहुल। अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की आबादी में 90% या उससे भी ज्यादा सुन्नी है। वहीं यमन, इजराइल, लेबनान और गाजा में 20 से 40% आबादी सुन्नी है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, यमन, लेबनान में बहुसंख्यक है। मतलब ईरान ने पिछले कई दशकों में इजराइल के चारों तरफ शक्तिशाली हथियारबंद गुट तैयार कर दिए हैं।
इनके जरिए पिछले 4 दशक से दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर जारी है। हाउ डिड दी वॉर स्टार्ट? इन दोनों देशों में आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 234 को बंधक बना लिया था। इसके कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। गाजा में हमले के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलें, मोर्टार, रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ऐसे में इजराइल की सेना को एक ही समय पर 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ और पश्चिम में गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ। ईरान से समर्थन प्राप्त लेबनान का कट्टर शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। वहीं यमन में हूती विद्रोही इजराइल जाने वाले कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान समर्थित विद्रोही संगठनों ने मिडल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने चेतावनी दी थी कि उसके सहयोगी संगठनों के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजराइल का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। 1 नवंबर 2023 को मिस्र और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के बीच एकमात्र रास्ता राफा सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया था। इजराइल ने अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसका मानना था कि यहां से हमास युद्ध को ऑपरेट कर रहा है। हूती ने लाल सागर से गुजर रहे इजरायली गैलेक्सी लीडर कार्गो जहाज पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा और उसे हाईजैक कर लिया। नवंबर के अंत में दोनों ही देशों ने युद्ध विराम के लिए सहमति बनाई, लेकिन संघर्ष फिर भी जारी है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तेज हुए और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कंक्लूजन: ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अब आगे क्या हो सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने हाल में ईरान के हमले का कड़ा जवाब देने की बात जरूर कही है, लेकिन क्या किसी भी कार्रवाई का जवाब इजराइल के लिए देना आसान होगा? शायद नहीं। एक्सपर्ट्स की मानना है कि इजराइल के पास काफ़ी कम ऑप्शंस हैं और किसी भी एक्शन का इजराइल को भारी नुकसान हो सकता है, उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से इजराइल गाजा पट्टी पर हमास के साथ लड़ रहा है। इसके अलावा इजराइल अपने इलाके में ईरान की प्रॉक्सी वॉर का भी सामना कर रहा है। इजराइल को खतरा केवल ईरान से नहीं है, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती से भी है। यानी इजराइल तीनों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल जवाब नहीं दे सकता। इजराइल ईरान के हमले का जवाब जरूर दे सकता है, लेकिन हमला कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात है। हो सकता है सीधा हमला करने की बजाय इजराइल ईरान के प्रॉक्सी सहयोगियों के सप्लाई ठिकानों पर हमला कर दे। साथ ही इजराइल ईरान में मिलिट्री बेसिस के खिलाफ ड्रोन या फिर मिसाइलें लॉन्च कर जवाबी कार्रवाई कर दे। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन 100 बातों की एक बात, इजराइल ईरान का टकराव बहुत खतरनाक है और ये युद्ध उन दोनों देशों के अलावा पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। पूरी दुनिया को आर्थिक परेशानियों की ओर धकेल सकता है। कैसे, इस पर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद।